मतलब वो पहले वाले छोटे छोटे टास्क करेगा तो वो बड़ा कार्य तो कर ही लेगा। एक लाइन में कहा जाए तो ये छोटे से बड़े टास्क करवाने की विधि होती है। नमस्कार, नया दिन, नई बात और एक नई शुरुआत। मेरा नाम है एचएस और लेकर आया हूँ कंप्लाइंस एंड ओबीडियंस। ये टॉपिक है एथिक्स, पेपर नंबर 4, एमबीपीएससी, अनुपालन और आज्ञा पालन। चलते हैं, शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं अनुपालन और आज्ञा पालन में क्या अंतर है। देखिए, सबसे पहले हम यदि बात करें अनुपालन क्या है, तो अनुपालन एक सिंपल टर्म्स है जिसमें हम किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने आपसे सड़क पार करने के लिए बोला है, तो आप जो है उसकी मदद करते हैं, लेकिन जब उसकी आप मदद कर रहे हैं तो आप उसके बदले में कोई रिवॉर्ड या कोई दंड या पनिशमेंट्स की बात नहीं करते हैं। इट मीन्स इस कंडीशंस में, अनुपालन वाले सेगमेंट में, कंप्लाइंस वाले सेगमेंट में ना तो रिवॉर्ड की संभावना होगी ना ही पनिशमेंट की। दिस इज न्यूट्रल केस। आप उसकी मदद करेंगे बिना बिना किसी रिवॉर्ड के। सामान्य बात होती है। तो पहला तो पॉइंट, यदि हम इसकी विशेषताओं की बात करें, द फीचर्स, कि एक सोशल इन्फ्लुएंस है। सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब हम कोई व्यक्ति आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है और आप उसकी मदद कर रहे हैं, तो दूसरे के द्वारा किया गया वो कार्य ही अनुपालन हो जाएगा, जिसमें आप सजा या पनिशमेंट या रिवॉर्ड या कोई पुरस्कार की संभावना को इग्नोर कर देते, तो ये हो जाता है अनुपालन। अनुपालन की यदि हम और विशेषताओं में देखें, तो इसमें कोई दंड या पनिशमेंट्स का भाव नहीं होता। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड फीचर। पहले वाले में आप क्या करेंगे, एक सोशल कॉज होता है। ठीक है, मतलब आप हेल्प देखेंगे, सोशल देखेंगे और रिवॉर्ड या पनिशमेंट दोनों को इग्नोर कर देंगे, मतलब ये दोनों की संभावना नहीं होती। अब इसी से मिलता जुलता हुआ एक शब्द और है, ओबीडियंस या आज्ञा पालन। देखिए, अनुपालन में रिवॉर्ड या इनकी संभावना नहीं होती। आज्ञा पालन में जब कोई बड़ा आपसे कोई कार्य करने के लिए कह रहा है, तो आप उसके अनुरोध पर वो कार्य करेंगे। ठीक है, बट यहाँ आपको आज्ञा का पालन करना ही होगा। पहले वाले केस में आप उसको मना भी कर सकते थे, लेकिन सामान्यतः हम उस चीज के लिए एग्री करते हैं। तो अनुपालन में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से रिक्वेस्ट करेगा, सेम वही केस है, लेकिन इसमें उसको वो कार्य कंप्लीट करना होगा। और इस केस में ये भी संभावना बढ़ जाती है कि हम सामने वाले की रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। पहले वाले में भी हम रिस्पेक्ट कर रहे थे, लेकिन इस वाले केस में जनरली हम देखेंगे कोई हायर अथॉरिटी है या आपका बॉस है जो सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देता है, तो इस केस में हम देखेंगे रिवॉर्ड या पनिशमेंट की संभावना भी बन जाती है। यदि उसने अच्छा काम किया है आज्ञा पालन के दौरान, तो ही विल गेट रिवॉर्ड, उसे पुरस्कार मिलेगा। लेकिन यदि वो कार्य ढंग से नहीं कर पाता तो ही विल गेट पनिशमेंट। तो अनुपालन में रिवॉर्ड और पनिशमेंट की संभावना नहीं होती। आज्ञा पालन में हम देखेंगे रिवॉर्ड और पनिशमेंट की संभावना बनी रहती है। ठीक है, ये एक सेवा भाव से रिलेटेड है, जबकि आज्ञा पालन जो है वो सरकारी कार्य से भी जुड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनके बीच में अंतर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन कंप्लाइंस ए कॉन्फ्लिक्ट इज पॉसिबल बिटवीन द पर्सनल डिसीजंस ऑफ द इंडिविजुअल्स। ये आपका अनुपालन, यदि हम कहें तो ये आपकी पर्सनल थॉट्स पर भी निर्भर कर सकता है, क्योंकि आप किसी की मदद करें या ना करें ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन आज्ञा पालन में आपको वो कार्य करना ही पड़ेगा। आज्ञा पालन में कोई बाहरी दबाव ना होकर इंटरनल आपकी मोटिवेशंस होती है। देखिए, इंटरनल मतलब हम कह सकते हैं कि ये आप अंदर से आता है कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी को रास्ता पार करने के लिए आप जो हैं खुद अंदर से आप देख रहे हैं। लेकिन अनुपालन में ऐसी संभावना नहीं होती, आपको वो चीज करनी ही पड़ेगी। तो एक में इंटरनल एलिमेंट लग रहा है, एक में एक्सटर्नल एलिमेंट लग रहा है। तो इंटरनल एक्सटर्नल एलिमेंट के आधार पर भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक अंदर से इच्छा होती है कि हम आपकी मदद करें, तो वो आपको देखने को मिलेगा। इन कंप्लाइंस दी सेंसेस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द टेंशंस। ठीक है, अनुपालन में द्वंद्व का भाव या तनाव उपस्थित होता है। ठीक है, आज्ञा पालन में ऐसा नहीं होता। जैसे हम यदि देखेंगे तो एक ही चीज आएगी। ठीक है, इंटरनल वाले सेगमेंट्स में आप देखेंगे दो चीजें भी हो सकती हैं, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन आज्ञा पालन में आपको करना ही होगा, या कह सकते हैं कि एक दबाव भी होता है कि ऊपर वाले जो बॉस ने काम दिया है उसको आपको करना ही होगा। द नेचर ऑफ द कंप्लाइंस इज द टेम्परेरी। अनुपालन का स्वभाव अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब है शायद आप किसी की मदद अभी कर रहे हैं लेकिन कल ना करें। लेकिन आज्ञा पालन में उसका जो भाव होगा वो अपेक्षाकृत परमानेंट ही होगा। यू हैव टू फॉलो द डिसीजंस गिवन बाय द बॉस। ठीक है, जो आपका ऊपर जो हायर अथॉरिटी है उसको वो
उसके द्वारा किया गया कार्य आपको करना ही होगा, दिस इज परमानेंट। तो ये हो गए अनुपालन और आज्ञापालन में अंतर। तो इसको भी आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अब अनुपालन की कुछ विधियां होती हैं, क्या होती हैं विधियां, तो उसको थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ द कंप्लाइंस। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें पहले वाले सेगमेंट्स में हम देखेंगे फुट इन द डोर टेक्निक्स, सेकंड में हम देखेंगे फुट इन द फेस टेक्निक्स, ठीक है, एंड थर्ड वन इज द लो बॉल टेक्निक्स। ठीक है, तो इसको जानते हैं और समझते हैं। ये आपका एमबीपीएससी के क्वेश्चंस में भी आ चुका है, मेंस में एथिक्स पेपर नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां से जोड़कर भी आप सीख सकते हैं। फुट इन द डोर टेक्निक्स में क्या होता है कि पहले किसी व्यक्ति ए से किसी व्यक्ति बी के द्वारा कोई कार्य करवाना होता है, तो लेकिन उसे पहले छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं, ठीक है। पहले कोई छोटा टास्क दिया गया, फिर उसको थोड़ा और बड़ा टास्क दिया गया, फिर उससे और बड़ा टास्क दिया गया, और उससे और बड़े टास्क करने की संभावना होती है। मतलब वो पहले वाले छोटे छोटे टास्क करेगा तो वो बड़ा कार्य तो कर ही लेगा। एक लाइन में कहा जाए तो ये छोटे से बड़े टास्क करवाने की विधि होती है। तो पहले लक्षित व्यक्ति से छोटे निवेदन स्वीकार करने के लिए कहा जाता है, इट मींस कि छोटे टास्क करवाने के लिए कहा जाता है। देन उसके बाद जो है उसको इस भाव में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि वो बड़े कार्य कर लेगा। ठीक है, करेक्ट है ना। तो धीरे धीरे वो चीजें क्या होती हैं कि आप उस कार्य को करा सकते हैं। तो दिस इज द फुट इन द डोर टेक्निक्स, है ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। और वो व्यक्ति जो है उस कार्य को करने में सक्षम हो जाता है और वो फिर उसको मना नहीं कर पाता। इस टेक्निक्स को हम कहेंगे फुट इन द डोर टेक्निक्स। इसी का जस्ट अपोजिट है फुट इन द फेस टेक्निक्स। इसमें क्या किया जाता है, पहले जटिल कार्य करवाए जाते हैं और फिर उसको छोटे कार्य करने के लिए जो है बाध्य किया जाता है। तो पहले बड़े टास्क किए जाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद छोटे टास्क किए जाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं। तो अब आप देख लीजिए जहां जिस तरीके से जो है आप उसको देखें तो कनेक्ट करके देख सकते हैं कि जब आप कोई कार्य करवाने की कोशिश करते हैं, जैसे आप देखेंगे कि आप कभी शॉपिंग मॉल में जाते हैं या कभी आप देखते हैं ऑफर आते हैं, तो ऑफर में भी आप देखेंगे कि आप ऑफर की ओर चले जाते हैं और फिर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं। तो वहाँ भी आप इस चीज़ को कनेक्ट करके देख सकते हैं। फुट इन द डोर इन द फेस टेक्निक्स जस्ट अपोजिट ऑफ द फुट इन द डोर टेक्निक्स, ये उसी का जस्ट अपोजिट होता है। बस इसमें ये होता है कि जो बड़े टास्क हैं वो पहले होंगे, छोटे टास्क जो हैं वो बाद में होंगे, और जब छोटे टास्क भाई बड़े हो जाएंगे तो छोटे तो हो ही जाएंगे। तो सामान्यतः इस टेक्निक्स का भी यूज किया जाता है, लेकिन समय और सिचुएशंस के आधार पर डिफरेंट हो सकता है। तीसरा वाला पॉइंट्स होता है लो बॉल टेक्निक्स। इस विधि में लक्षित व्यक्ति को पहले आंशिक सूचना के आधार पर निवेदन स्वीकार करने के लिए राजी करवाया जाता है। देखिए एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन के आधार पर, शॉर्ट इंफॉर्मेशन मतलब कोई छोटी सी सूचना है और उसके आधार पर हम देखते हैं कि उसे कंप्लीट सिचुएशंस दी जाती है या कंप्लीट सूचना दी जाती है, तो फिर वो उस चीज के लिए तैयार होता है। शॉर्ट इंफॉर्मेशन, इसके पीछे ये टेक्निक्स अपनाई जाती है कि जब आप शॉर्ट इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसके दौरान उसको पूरी बातें नहीं बताई जाती और उससे कमिटमेंट ले लिया जाता है कि वो कार्य कर लेगा और इस तरीके से वो कार्य एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और जनरली फिर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब वो उस कार्य के लिए मना नहीं कर पाएगा क्योंकि वो कमिटेड हो चुका है। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी आपकी भी नहीं सुनता, ये वैसा आप समझ सकते हैं। तो दिस इज द लो वॉल टेक्निक्स एंड ऑल दीज